Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. आज मैं आपके बीच में महासागरीय जल का संयोजन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके बीच में लेकर आई हूँ। यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, महासागर के सतही जल का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? तो 17.2 अंश सेल्सियस। महासागर के सतही जल का औसत वार्षिक तापमान 17.2 अंश सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन महासागरीय सतह के तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो अक्षांशीय स्थिति। महासागरीय सतह के तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है अक्षांशीय स्थिति। खुले महासागरों की अपेक्षाकृत बंद महासागरों का तापमान अधिक पाया जाता है। ध्रुवों पर विषुवत पर प्राप्त ताप का कितना % होता है? तो 42%। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रत्येक अक्षांश पर औसत रूप से कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है? तो लगभग 0.5 अंश सेल्सियस के तापमान की कमी होती है। किस महासागर में समताप रेखाएं प्रायः अक्षांशों के समानांतर स्थित होती है? तो प्रशांत महासागर। किस महासागर में समताप रेखाएं प्रायः अक्षांशों के समांतर स्थित होती है? तो प्रशांत महासागर। विषुवतरेखीय महासागरों में 1080 मीटर की गहराई पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है? तो 4 अंश सेल्सियस। महासागरों के ताप का मुख्य स्रोत क्या है? तो सौर विकिरण। महासागरों की औसत लवणता कितनी है? तो 35%। ठीक है। समुद्र में सर्वाधिक सर्वनिष्ठ लवण क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। सागरीय जल में लवणता घटती है जब पवन वेग उच्च होता है। समुद्र में अधिकतम लवणता की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो महाद्वीपों से। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे कम है? तो काला सागर में लवणता सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस सागर का घनत्व अधिक पाया जाता है? तो लाल सागर में। किस सागर का घनत्व अधिक पाया जाता है? तो लाल सागर का घनत्व अधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस सागर की लवणता सबसे अधिक है? तो मृत सागर की लवणता सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस महासागरीय भाग में कम लवणता पाई जाती है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में लवणता कम पाई जाती है। महासागरीय जल का औसत घनत्व कितना होता है? तो महासागरीय जल का औसत घनत्व 1.0278 ग्राम प्रति सेंटीग्राम होता है। महासागरीय जल का औसत घनत्व 1.0278 ग्राम प्रति सेंटीघन 1.0278 ग्राम प्रति सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन है। ठीक है। महासागरीय जल के घनत्व को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक तापमान है। शीतोष्ण कटिबंधीय सागर में कम घनत्व का क्या कारण है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय सागर में कम घनत्व का कारण वर्षा है। विभिन्न गहराई में सागरीय जल के घनत्व में त्वरित परिवर्तन को इंगित कीजिए। तो पाइनोक्लाइन। विभिन्न गहराई में सागरीय जल के घनत्व में त्वरित परिवर्तन को पाइनोक्लाइन इंगित करता है। कितने गहराई पर महासागरों के जल के घनत्व में भिन्नता समाप्त हो जाती है? तो 2000 मीटर। 2000 मीटर कितने गहराई पर महासागरों के जल के घनत्व में भिन्नता समाप्त हो जाती है?
तो वो है 2000 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक घटते क्रम में समुद्री जल में विद्यमान लवणता को प्रतिशत को सही प्रदर्शित करता है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा एक समुद्री जल में अधिक लवणता के लिए उत्तरदायी है? उच्च वाष्पीकरण, उच्च तापमान, निम्न वर्षा। उच्च वाष्पीकरण, उच्च तापमान और निम्न वर्षा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित क्रम में से कौन सी में लवण की सघनता बढ़ते क्रम में है? तो बाल्टिक सागर, आर्कटिक सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, लाल सागर में। तो पहले क्या है, लवणता जो कि सघनता बढ़ते क्रम में है। बाल्टिक सागर, आर्कटिक सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, लाल सागर। लवणता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 25 का ए, लवणता सीधे वर्षण से संबंधित है, यही सही नहीं है। जो सही है, वर्षण की दर तथा लवणता के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। नदी के मुहाने के समीप निम्न लवणता पाई जाती है। उष्णकटिबंध में लवणता अधिकतम होती है और ध्रुव तथा भूमध्य रेखा की ओर कम होती जाती है। उष्णकटिबंध में लवणता अधिकतम होती है और ध्रुव तथा भूमध्य रेखा की ओर कम होती जाती है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? तो जो 26 का है ये है, यही असत्य है। इसमें जो सही उसको देख लेते हैं। अरब सागर में बंगाल की खाड़ी के तुलना में अधिक लवणता पाई जाती है। ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता घटती जाती है। विश्व में सबसे ज्यादा लवणता टर्की के झील में मिलती है। तो 26 का ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे कौन सा कथन सत्य है? तो 27 का बी, महासागरीय लवणता कर्क व मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। जो महासागरीय लवणता है वो कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। कर्क मकर रेखाओं पर महासागरीय लवणता अधिकतम होती है। कौन सा कथन असत्य है? तो कह रहे हैं कि 28 का सी, यही कथन असत्य है। जो सही है देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध में कम है। गल्फ स्ट्रीम की धारा यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर लवणता बढ़ा देती है। भूमध्य सागर के पूर्वी भाग के पश्चिम के तुलना में अधिक लवणता पाई जाती है। भूमध्य सागर के पूर्वी भाग के पश्चिम के तुलना में अधिक लवणता पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम की धारा यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर लवणता बढ़ा देती है। उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम है। तो इस प्रकार 28 का सी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 29 पर कह रहा है विचार कीजिए कौन सा कथन सही है? तो बी, दूसरा और तीसरा सही है। उसी को देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत महासागर का औसत ताप अटलांटिक महासागर से अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत महासागर का औसत ताप अटलांटिक महासागर से अधिक है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रमुख महासागरों में अटलांटिक महासागर शीतलम है। दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत महासागर का औसत ताप अटलांटिक महासागर से अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत महासागर का औसत ताप अटलांटिक महासागर से अधिक है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रमुख महासागरों में अटलांटिक महासागर शीतलम है। तो इस प्रकार 29 का बी सही है। 30 का देखते हैं कौन सा सही नहीं है।
तो 30 का बी सही नहीं, जो सही उसको देखते हैं। 55 डिग्री अक्षांश पर 47% तापमान है। सोडियम क्लोराइड कुल लवणता 77.8% है। सोडियम क्लोराइड की कुल लवणता 77.8% है। वान झील की लवणता 330% है। वान झील की लवणता 330% है। वान झील की 330, सोडियम क्लोराइड की 77.8% है। वान झील की 330% है। 55 डिग्री अक्षांश पे 47% तापमान है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? तो कह रहा पहला और दूसरा। पहला दूसरा देखते हैं। महासागरीय जल के तापमान का क्षैतिज वितरण बृहत्तम रूप से प्रभावित होता है। महासागरीय धाराओं द्वारा भी तापमान का वितरण प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो कह रहा है महासागरीय जल का घनत्व। कौन सा एक सुमेलित है? तो महासागरीय जल का घनत्व इसे ही सुमेलित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहे 33 का बी, 1 और 3। लाल सागर के जल का तापमान फारस की खाड़ी से अधिक है और भूमध्य सागर का तापमान कैलिफोर्निया की खाड़ी से अधिक है। कैलिफोर्निया की खाड़ी से अधिक भूमध्य सागर का तापमान है। लाल सागर के जल का तापमान फारस की खाड़ी से अधिक है। तो पहला और तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन से कारक महासागरीय जल के तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करते हैं और कौन से कारक जिम्मेदार हैं? कह रहे दूसरा, तीसरा, चौथा। मध्य सागरीय कटक, महासागरों की आकृति और सनातनी पौने। मध्य सागरीय कटक, महासागरों की आकृति, सनातनी पौने। मध्य सागरीय कटक, महासागरों की आकृति और सनातनी पौने ये महासागरीय जल के तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो कह रहा है कि पहला और चौथा। अमेजन तथा कांगो जैसी बड़ी नदियां समुद्र में मिलती है। अमेजन तथा कांगो जैसी बड़ी नदियां समुद्र में मिलती है। यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। कह रहे कि भूमध्य रेखीय सागरों में पानी की लवणता कम होती है क्योंकि अमेजन तथा कांगो जैसी बड़ी नदियां समुद्र में मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। तो कह रहे कौन सा सही है? तो यही 35 का बी सही है। निम्नलिखित सागरों पर विचार कीजिए, लवणता के अवरोही क्रम के आधार पर सागरों का सही अनुक्रम कौन सा है अवरोही क्रम से? तो इसमें तीसरा है डेड सागर या मृत सागर, फिर इसके बाद रेड सागर, फिर ब्लैक सागर, फिर जो है बाल्टिक सागर। डेड सागर, रेड सागर, ब्लैक सागर, बाल्टिक सागर। क्वेश्चन नंबर 37 इसमें मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए 37 का डी सही है। जो मिलान करना है कि इसमें बता रहे हैं तो कौन सा देख लीजिए। गहराई और तापमान, तो ये कह रहा है कि 60.7 अंश फ़ारेनहाइट जो तापमान है उस पर 100 गहराई पे 100 मीटर जो गहराई पे जाना पे होगा तो कितना हो जाएगा तापमान 60.7 अंश डिग्री सेल्सियस। 500 पे 40.1 अंश और 1000 पर कितना हो जाएगा? तो 1000 पर 36.5 ये फ़ारेनहाइट में है। फिर इसके बाद 2200 में 35.2 जो है कि डिग्री या फ़ारेनहाइट में है। ठीक है, तो इसे याद करना होगा। 100 पे 60 है 0.7, 500 पे 40.1 और 1000 पर 36.5, 2200 पे
35.2, मतलब घटता जा रहा है जितना गहराई जा रहा है। ठीक है, तो 37 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें भी मिलान करना है, तो 38 का ए सही है। वान झील की जो लवणता है वो 330% है। वान झील की 330% है, मृत सागर की 238% है। याद रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वान झील का 330%, मृत सागर का 238% है, और ग्रेट साल्ट लेक का 220% है, लाल सागर का 41% है। वान झील का 330% है, 330% वान झील का है। मृत सागर का 238% है, ग्रेट साल्ट लेक का 220% है, और लाल सागर का 41% है। वान झील का 330%, मृत सागर का 238%, ग्रेट साल्ट लेक का 220%, लाल सागर का 41%। वान झील का 330%, मृत सागर का 238%, ग्रेट साल्ट लेक का 220% और लाल सागर का 41%। फिर से देखिए, वान झील का 330% है, मृत सागर का 238% है, ग्रेट साल्ट लेक का जो है कि 220, ग्रेट साल्ट लेक तो उसका कितना होगा, वो 220%, और लाल सागर का 41%। तो इस प्रकार 38 का ए सही है। अब इसमें कथन और कारण दिया हुआ है, तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 39, इसमें कौन सा कथन सही है, तो कह रहे हैं डी, 39 का डी है, अर्थात ए गलत आर सही है। तो जो सही है उसी को देखते हैं। गर्म जलधाराओं की उपस्थिति के कारण उत्तरी अटलांटिक में उच्च अक्षांशों पर सापेक्षिक रूप से उच्च तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। गर्म जलधाराओं की उपस्थिति के कारण उत्तरी अटलांटिक में उच्च अक्षांशों पर सापेक्षिक रूप से उच्च तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। गर्म जलधाराओं की उपस्थिति के कारण उत्तरी अटलांटिक में उच्च अक्षांशों पर सापेक्षिक रूप से उच्च तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। यही सही है। तो आर, तो गर्म जलधाराओं की उपस्थिति के कारण उत्तरी अटलांटिक में उच्च अक्षांशों पर सापेक्षिक रूप से उच्च तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। 40 में कह रहे हैं कि ए सही है, तो ए सही मतलब ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। महासागरों में गहराई की ओर जाते हुए तापमान में कमी होती जाती है। महासागरों में गहराई की ओर जाते हुए तापमान में कमी होती जाती है। महासागरों में सबसे गहराई का तापमान हिमांक बिंदु से ऊपर रहता है। महासागरों में गहराई की ओर जाते हुए तापमान में कमी होती जाती है। महासागरों में सबसे गहराई का तापमान हिमांक बिंदु से ऊपर रहता है। महासागरों में सबसे गहराई का तापमान हिमांक बिंदु से ऊपर रहता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे कि कौन सा कथन सही है, तो बी, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दो ऊंचे अक्षांशों की परिबद्ध सागरों की सतह पर दर्ज किया गया तापमान अपेक्षाकृत अधिक गहराई में दर्ज किए गए तापमान में कम होता है। ऊंचे अक्षांशों के परिबद्ध सागरों की सतह पर दर्ज किया गया तापमान अपेक्षाकृत अधिक गहराई में दर्ज किए गए तापमान में कम होता है। महासागरों की सतह प्रत्यक्ष रीति से सूर्यताप प्राप्त करती है और ऊष्मा चालन की प्रक्रिया द्वारा महासागर के निचले भाग की ओर संचारित होती है। तो 41 का बी सही है। 43 का औसत सागरीय लौड़ता समांतर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, किंतु कटिबंधीय अधिकतम लौड़ता से अभिलक्षित है।
तो कह रहे कि सी सही है, तो इसमें ए सही आर गलत है। तो ए सही वही देख लीजिए। औसत सागरीय लवणता समांतर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर घटती जाती है, किंतु उष्णकटिबंधीय अधिकतम लवणता से अभिलक्षित है। यही सही है, जो सही नहीं उसे नहीं देखते हैं। हाँ, 42 का ए सही है, आर गलत है। 43 में कह रहा है ए सही है था, ए आर दोनों सही और एक सही व्याख्या करता है। सागरीय सतह के नीचे जाने पर बढ़ती गहराई के साथ तापमान घटता है। तापमान घटने की दर समान नहीं होती है, वहीं 2000 मीटर के नीचे तापमान में परिवर्तन नहीं के बराबर होता है। सागरीय सतह के नीचे जाने पर बढ़ती गहराई के साथ तापमान घटता है। तापमान घटने की दर समान नहीं होती है, वहीं 2000 मीटर के नीचे तापमान में परिवर्तन नहीं के बराबर होता है। तो फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इसमें भी ए सही अर्थात यार दोनों सही और एक की सही व्याख्या करता है। तो देखिए, औसत सागरीय लवणता समांतर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, किंतु 20 अंश से 30 अंश अक्षांशों पर उच्चतम लवणता प्रदर्शित होती है। कह रहे कि औसत सागरीय लवणता समांतर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, किंतु 20 अंश से 30 अंश अक्षांश पर उच्चतम लवणता प्रदर्शित करते हैं। उच्च कटिबंध में उच्च लवणता, उच्च तापमान, उच्च वाष्पीकरण और विशेष रूप से निम्न वर्षा की देन है। उच्च कटिबंध में उच्च लवणता, उच्च तापमान, उच्च वाष्पीकरण, विशेष रूप से निम्न वर्षा की देन है। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है सी। सी का मतलब ए सही है, ए सही है, आर गलत है। तो कह रहे कि मृत या डेड सागर में लवणता बहुत कम होती है। पैंतालीस का कह रहा है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 45 का ये बता रहा है कि सी सही है। 45 का सी सही है। 45 में सी का क्या दिया है, ए सही है, आर गलत है। कभी कभी होता है ना कि इसका भी आंसर किसे गलत होता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि मृत या डेड सागर में लवणता बहुत कम होती है। ये सही यार गलत है। तो आपने देखा पीछे जितना भी क्वेश्चन मृत सागर या डेड सागर में लवणता अधिक होती है ना, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ये कह रहे कि इसमें ए आर दोनों सही आर ए की सही व्याख्या करता है। महासागरों पर समताप रेखाएं अक्षांश की दिशा का अनुकरण नहीं कर पाती है। यहाँ के तापमान पर पछली धाराओं की दिशा एवं प्रवाहित पवनों का भी प्रभाव पड़ता है। तो ए आर दोनों सही आर ए की सही व्याख्या करता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महासागर के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महासागर के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। महासागरों में पृष्ठीय जल का तापमान सर्वत्र एक जैसा ही होता है। महासागरों में पृष्ठीय जल का तापमान सर्वत्र एक जैसा ही होता है। तो ए आर दोनों से आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 48, भूमध्य रेखा के पास पाए जाने वाले स्रोतों के जल की लवणता सर्वाधिक होती है। कह रहे कि इसमें डी सही है, तो 48 का डी। तो कह रहे ए गलत, आर सही है। तो आर सही उसी को देखिए, भूमध्य रेखा के समीप भारी वर्षा होती है, ये सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 में बता रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में महासागरों के तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है। उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है। उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का जो तापक्रम है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है। उत्तरी गोलार्ध में गर्म स्थल से
संपर्क के कारण महासागर अधिक ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 50, महासागरों में सबसे अधिक तापमान फारस की खाड़ी में रिकॉर्ड किया गया जाता है। महासागरों में सबसे अधिक तापमान फारस की खाड़ी में रिकॉर्ड किया जाता है। फारस की खाड़ी लगभग चारों ओर स्थल से घिरी हुई है। तो यार दोनों सही आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, महासागरों में गहराई की ओर जाते हुए तापमान में कमी होती जाती है। महासागरों में सबसे गहराई का तापमान हिमांक बिंदु से ऊपर होता है। तो ए आर दोनों सही आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 52, उच्च अक्षांशों के परिबद्ध सागरों की सतह पर दर्ज किया गया तापमान अपेक्षाकृत अधिक गहराई में दर्ज किए गए तापमान की अपेक्षा कम है। महासागर की सतह प्रत्यक्ष रीति से सूर्यताप प्राप्त करती है और ऊष्मा चालन की क्रियाओं द्वारा महासागर के निचले भाग की ओर संचारित होती है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही आर ए की सही व्याख्या करता है। अब विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था कि समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज कौन सा है। तो बता रहे कि 34% से 37% के बीच में समुद्री जो जल की लवणता है उस 34% से 37% के बीच होती है। औसत 34 से 37% है। अब इसमें कथन और कारण दिया है, कह रहे ए सही है और गलत है। ए सही है, निम्न अक्षांशों में गहरे शीत क्षेत्र में समुद्र जल जमता नहीं है। निम्न अक्षांशों में गहरे शीत क्षेत्र में समुद्र जल जमता नहीं है। और निम्न अक्षांशों में गहरे शीत क्षेत्र में समुद्र जल जमता नहीं है। और फिर आर गलत तो उसे देखेंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2017 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समुद्री जल की लवणता अधिक है। तो उपोष्ण क्षेत्र में समुद्री जल की लवणता अधिक है। हिंद महासागर में 0 से 10 उत्तर और 0 से 10 दक्षिण देशांतरी क्षेत्रों के बीच में तापमान विभिन्नता लगभग कितनी रहती है। तो 1 सेल्सियस। हिंद महासागर में 0 से 10 उत्तर और 0 से 10 दक्षिण देशांतरी क्षेत्रों के बीच में तापमान विभिन्नता लगभग कितनी रहती है। तो 1 सेल्सियस। ठीक है। और फिर इसमें मिलान करने के लिए दिया है, तो मिलान करने के लिए दिया है तो देखिए, समुद्र जल का जो घनत्व है 1.03 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। समुद्र जल का 1.03, महासागरीय पटल का 2.9 और इसके बाद महाद्वीपीय पटल का 2.8, महाद्वीपीय सीमांत का 2.4। तो जो समुद्री जल है उसका 1.03 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, महासागरीय पटल का 2.9, महाद्वीपीय पटल का 2.8 और महाद्वीपीय सीमांत का 2.4 है। समुद्री जल का 1.03 है, महासागरीय पटल का 2.9 है, महाद्वीपीय पटल का 2.8 है और महाद्वीपीय सीमांत का 2.4 है। तो इस प्रकार 5 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कौन सा कथन समान तापमान पर महासागरीय जल और वायु के घनत्व में अंतर के बारे में सही है। तो कह रहे हैं कि ए, महासागरीय जल का घनत्व वायु की तुलना में 800 गुना अधिक होता है। महासागरीय जल का घनत्व वायु की तुलना में 800 गुना अधिक होता है। महासागरीय जल और वायु के घनत्व में अंतर के बारे में सही है। तो कह रहे महासागरीय जल का घनत्व वायु की तुलना में 800 गुना अधिक होता है। महासागरीय जल का घनत्व जो होता है वायु की तुलना में 800 गुना अधिक होता है।
फिर इसके बाद निम्नलिखित में से किस तापमान पर समुद्री जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो 4 अंश सेल्सियस में। 4 अंश सेल्सियस पर समुद्री जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। मिलान करने के लिए दिया है, तो कह रहे हैं कि महासागर की गहराई और तापी का स्तर। जो महासागर की गहराई 0 से 500 मीटर के बीच में शीत ताप होता है। 0 से 500 में शीत, 500 से 1000 में शीतल, 1000 से 1500 मीटर में उष्ण, और उससे अधिक देखा जाए तो ताप प्रवणता। 0 से 500 मीटर में शीत, 500 से 1000 मीटर में शीतल, 1000 से 1500 मीटर में उष्ण, और 15 उससे अधिक जो है कि ताप प्रवणता है। तो इस प्रकार से 8 का ए सही है। जून 2015 में पूछा गया कि समुद्री बर्फ़ की लवणता होती है, तो 3 से 10%। समुद्री बर्फ़ की लवणता 3 से 10%। समुद्री जो बर्फ़ है उसकी लवणता 3 से 10% है। तो इस प्रकार से 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसे आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन करने से हमें सफलता मिलेगी। और आप भी इसी तरह रिवीजन करें। धन्यवाद।